स्पिरिचुअलिटी मस्ट बी मेड सिंपल फॉर एवरीवन। पेरेंट्स को अपने ऊपर कुछ स्पिरिचुअल तैयारी करनी चाहिए। डीएनए हम केवल बायोलॉजिकली ही इनहेरिट नहीं करते, दे आर ट्रांसफर साइकोलॉजिकली एज वेल, कि वो पहले अपने ऊपर एक तैयारी करें बिफोर दे ब्रिंग समबडी इनटू दिस वर्ल्ड। पेरेंटिंग एक बहुत गहरा विषय है। अनटिल अनलेस यू आर वेल प्रिपेयर्ड, डोंट गो फॉर इट। हम सभी अपने बच्चों से अटैच होते हैं। जब ये अटैचमेंट एक लिमिट पार कर जाता है तो बहुत सारे दुख लेकर के आता है। दे शुड नॉट वेट कि बच्चा जाएगा स्कूल तो सीख लेगा। ज्ञान योग अपने आप में बड़ा अच्छा विषय है, या बच्चे की जो डेस्टिनी है डेफिनेटली वो पेरेंट्स के हाथ में नहीं है। हम बच्चे को एक मशीन ना समझें, उसकी अपनी यात्रा है, उस यात्रा में आप को ट्रैवलर हैं भाई। एजुकेशन में वर्ल्ड ओवर, न केवल इंडिया में, ये चेंज आया है कि नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है स्किल्स। हर सोल, हर बीइंग अपने आप में यूनिक है। सो ये 7 से 8 साल का टाइम सही है बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल ले जाने के लिए। यस, बच्चा 4-5 साल तक का होता है तो उसका बहुत सारा ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई 12 साल के बाद कोई भी बच्चा क्रिया योग में इनिशिएट कर सकता है। उनको थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान देना भी आवश्यक है। हम उन्हें रोक नहीं सकते, उनका एक्सपोजर पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। जो उनके अंदर एक फिजिकल इमोशनल टर्बुलेंस आ गई है, एक आंधी आ गई है, वो उसको आसानी से पार कर सके। योगस्थ भव। योगस्थ भव। पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे साथ हैं मेरे स्पिरिचुअल गुरु, महागुरु योगी बुद्धदेव। दीपेश सर के साथ मेरी एसोसिएशन लगभग 15 सालों से है और इन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बताई हैं और महसूस भी कराई हैं। तो आज पेरेंटिंग की पाठशाला में कुछ बातचीत हो जाए दीपेश सर के साथ पेरेंटिंग और स्पिरिचुअलिटी को लेके। मतलब पेरेंटिंग जैसी खूबसूरत जर्नी स्पिरिचुअलिटी के साथ और कैसे सुंदर बनेगी, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे फ्रॉम नन अदर देन योगी महागुरु बुद्धदेव। सर, स्वागत है आपका पेरेंटिंग की पाठशाला के इस एपिसोड में एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे समय दिया यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए। चलिए, योगस्थ भव। सबसे पहली बात तो पाठशाला, ये शब्द जिसे कहना चाहिए ना कि कानों में कुछ लोगों के संगीत सा गूंज जाता है, उस तरह से मेरे लिए रहता है। और आपको तो पता है, जैसे ये हमारा जो श्री योगस्थ विद्यापीठ है, इसका पहला नाम था श्री योगस्थ विद्याशाला। तो कोई भी पाठशाला हो, बुद्धदेव का मन मोह लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। और पेरेंटिंग की पाठशाला बहुत बढ़िया। ये अपने आप में एक इस तरह की कॉन्सेप्ट है, एक अपनी आप में ऐसी टर्म है जो कई तरह से हमारा ध्यान पेरेंटिंग की तरफ, बच्चों की तरफ, हमारे जो खिलते हुए फूल हैं उनको कैसे नर्चर किया जाए या कैसे संभाला जाए और कैसे एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाए, ये बेहद खूबसूरत है। थैंक यू सर। तो मैं शुरू करूंगी कि मेरे हिसाब से पेरेंटिंग इटसेल्फ इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। जिस समय बच्चा लाइफ में आता है, जिंदगी में आता है, फ्रॉम द मोमेंट अ कपल बिकम्स प्रेग्नेंट एंड टू द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, दैट इज इन इटसेल्फ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल जर्नी एनी वन ऑफ अस कैन बी पार्ट ऑफ। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें एनलाइटन कीजिए। देखिए, आपने बड़ी सुंदर बात कही और आपने भी सुना होगा इस तरह के इडियम्स और वो कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। और जैसा भी बताया वंदना जी आपने कि सिंस द प्रेगनेंसी और या जब कपल एक प्लान करता है, मैं तो कॉन्सेप्शन से बात करूँगा कि चलो भाई अब फादरहुड, मदरहुड, पेरेंटहुड, इसको ज़रा एंजॉय किया जाए या इसमें उतरा जाए या इस यात्रा में आगे बढ़ा जाए, अपने आप में एक रोमांच देने वाला एक बड़ा ही सुखद अनुभव होता है, नो डाउट अबाउट इट।
यूं तो हर जर्नी, वेदर इज पेरेंटिंग और एनी अदर थिंग, उसमें स्पिरिचुअलिटी का पुट होना ही चाहिए. पर when it comes to the parenting, when it comes to producing or giving birth to a new being and introducing it to the new world, इस दुनिया में आ रहा है कोई और उसको हम दुनिया से परिचय करा रहे हैं, तो वो तैयारी ख़ास तो होनी ही चाहिए. और अगर वो आध्यात्मिक तैयारी है, स्पिरिचुअल तैयारी है, तो ये बेहद सुखद है और ये होना ही चाहिए. यस, वेरी वेल सेड सर. होना ही चाहिए. होना ही चाहिए. तो अब इसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं. स्पिरिचुअलिटी को आप पेरेंट्स के लिए डिकोड कीजिए, क्योंकि ये इस चीज में आप स्पेशलाइज करते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को एक डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने में आपकी एक्सपर्टीज है. और उससे मुझे भी बहुत फायदा हुआ है अपनी पेरेंटिंग जर्नी में और स्कूल के बच्चों के साथ पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करने के लिए. तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए इन अ वे दैट हम समझ पाए. जी जी, देखिए, वैसे तो आप जानते ही हैं और आपके साथ भी आपका इंटरेस्ट और ख़ास करके बच्चों को लेकर के कि उनमें कुछ स्पिरिचुअल वर्च्यूज़, उनमें कुछ ऐसे गुण या उनमें कुछ ऐसी आभा दे पाएँ, इसके लिए आपने मुझे कई बार अपने स्कूल्स में भी इनवाइट किया है, बच्चों के बीच इनवाइट किया है और पेरेंट्स के बीच भी इनवाइट किया है, इफ़ आई रिमेंबर टीचर्स के बीच इनवाइट किया है आपने. देखिए, जहाँ तक डिकोड करने की बात है तो मेरा सारा फोकस और ये मेरा दारोमदार भी रहा है कि स्पिरिचुअलिटी मस्ट बी मेड सिंपल फॉर एवरीवन. ठीक है, एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं, वो शादी करते हैं और फिर वो जब शादी करते हैं तो उन्हें पता है कि अब वो पेरेंट बनेंगे, बच्चे पैदा करते हैं और आगे फिर जैसा उनका पालन पोषण करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई करनी है, उन्हें आगे इस्टेब्लिश करना है. हर इंसान, हर परिवार में ऐसा करते हैं. यहाँ सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से, मान लीजिए, अब यहाँ डायरेक्ट उसी पर आते हैं क्योंकि आपने कहा इसे डिकोड करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, कि दो लोग हैं, कपल है और वो अब एक कहना चाहिए कि उनके घर में एक और नवजात शिशु आने वाला है या वो लाना चाहते हैं, जो भी है. तो कहते हैं कि कभी कोई जब हमारे यहाँ मेहमान आता है तो हम घर को सजाते हैं. ठीक है, उसे डेकोरेट करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं या उसमें कुछ इसका इस तरह के सेंट या इस तरह के इत्र वगैरह जो आप कहते हैं वो भी छिड़क देते हैं कि भाई आने वाले को अच्छा लगे, वो कंफर्टेबल फील हो. और केवल कंफर्टेबल फील ना हो, आप ये भी चाहते हैं कि जो, अगर मान लीजिए मेहमान कुछ खास है, जैसे आपके यहाँ कोई वीआईपी आ रहा है, तो यू बिकम एक्स्ट्रा कॉशियस कि भाई उसको उसकी हर बात का लगभग हम ख्याल रख पाएँ और उसे बेहतर से बेहतर एक मेहमान नवाजी दे सकें. तो जो ये बच्चा गेस्ट बन के आ रहा है, इस दुनिया में गेस्ट बन के आ रहा है, क्या उसके लिए एक डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए? और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डेकोरेशन ओनली. क्या आपके घर का माहौल, आपके घर की आभा, क्या आपके घर परिवार का संगीत, आपके घर परिवार के गुण, आपके घर परिवार के तत्व, क्या ये इस तरह से डेकोरेट नहीं होने चाहिए कि आने वाले मेहमान को केवल कंफर्ट फील ना हो, बल्कि जो वो सोल आ रही है, जो वो बच्चा आ रहा है, जो अपना कर्म लेकर आ रहा है आपके साथ, उसे बेहतर तरीके से जी पाए. तो मैं तो यही डिकोड करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपने ऊपर कुछ स्पिरिचुअल तैयारी करनी चाहिए. और आप तो जानती हैं बहुत सारे टूल्स हैं, हम देते हैं और सिंप्लीफाइड वे में देते हैं कि क्या उनको कोई अनुशासन करना चाहिए, क्या कोई उन्हें योग का अनुशासन करना चाहिए, क्या उन्हें कोई मंत्र का अनुशासन करना चाहिए, या फिर उनको कोई और इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि उन पर जो भी असर होता है. देखो, डीएनए हम मुझे पता है कि आप ये आगे पूछेंगी, पर बीच में मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं. डीएनए हम केवल बायोलॉजिकली ही इनहेरिट नहीं करते, दे आर ट्रांसफर साइकोलॉजिकली एज वेल. हमारे साइकोलॉजिकल डीएनए भी हैं. कब समझेंगे हम ये बात? हमारे फैमिली डीएनए भी है, हमारे ऑरिक डीएनए भी हैं, हमारे पूरे एनवायरमेंटल डीएनए भी हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में भी हमारे डीएनए, हम परिवार के लोगों में हैं. तो
जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी ऐसे कपल हैं, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि वो पहले अपने ऊपर एक तैयारी करें बिफोर दे ब्रिंग समबडी इनटू दिस वर्ल्ड। इसके लिए प्रैक्टिसेस हैं, इसके लिए टूल्स हैं। या मेरे दिमाग में आपकी बात गूंज रही है कि घर की आभा और घर में तैयारी करनी होगी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, जिससे कि हम अपना साइकोलॉजिकल डीएनए बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? और इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। देखिए वंदना जी, आप तो मेरे साथ, आप भले मेरे स्टूडेंट हैं पर ये मेरे मित्र ज़्यादा हैं। और ये बात मैं इसलिए भी कहता हूँ, कई बार आई एम वेल इम्प्रेस्ड बाय द भगवत गीता, जहाँ कृष्ण ये कहते हैं कि देख भाई, तू मेरा शिष्य है पर मेरा सखा भी, इसलिए ये गुप्त ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। केवल शिष्य होना काफ़ी नहीं है। आई अंडरस्टैंडिंग, केवल शिष्य होना काफ़ी नहीं है। एनीवेज, देखिए जो आपने बात कही कि जो आभा है या जो हमारे डीएनए है वो साइकोलॉजिकली भी ट्रांसफ़र होते हैं या हम उनको बिक्रीत करते हैं, उनको इनहेरिट कर लेते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आप यहाँ पर आए, आप आए, एक अच्छा संगीत यहाँ पर बज रहा है, कोई धुन बज रही है, वीणा बज रही है या कुछ भी बज रहा है, थोड़ा सा मनमोहक वातावरण है या एक पीसफुल वातावरण है या एक शांति है, चीज़ें ऑर्डरली हैं या कुछ भी है, तो क्या वो आपके मन के जो विभिन्न कोने हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा? क्या आप आए हैं और यहाँ एक रक्कस सा मचा हुआ है, हमने मेहमान तो बुला लिया और घर में महाभारत है, तो मेहमान भी उस महाभारत से प्रभावित नहीं होगा क्या? पेरेंटिंग एक बहुत गहरा विषय है और मैं नहीं चाहता मैं इस तरह से बोलूं, पर वंदना जी जानती हैं कि मैं कई बार ऐसे बोल भी जाता हूं। Until unless you are well prepared, don't go for it. ब्यूटिफुली सेड सर। पेरेंटिंग एक गहरा विषय है एंड कितने आसानी से आपने समझा दिया कि पेरेंट मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड पेरेंटिंग का कनेक्शन, कि अपने घर के माहौल को तैयार कीजिए सो दैट द चाइल्ड फील्स वेलकम एट होम। घर में डिसहार्मनी हो या कुछ भी हो, वो बच्चे के साइके पे इम्पैक्ट करेगी। तो तैयारी करके फिर पेरेंट बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी वेरी नाइसली सेड सर। इस तरह से मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ही वैलिड एंड वेरी सिंपली पुट एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए हम पेरेंट्स बन गए, क्योंकि ये एक सोशल विधि है, एक प्रोसेस है कि शादी होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन। फिर बच्चों को हमने बड़ा करना है और वो बच्चों को बड़ा करना पेरेंटिंग कहलाता है जी। तो हाउ कैन वी ऐड मोर joy to parenting by adding spiritual parenting to our practice? देखिए अपने घर में, और ऐसा पहले रहा है, हम सब देखते भी थे, बचपन में भी देखते थे नाना नानी को या जो हमारे इवन फादर साहब थे, जो भी था, कि हर घर में थोड़ा बहुत बागवानी करने का शौक़ होता था। ऐसे हमारे कुछ ट्रेट्स रहे हमारे। है क्या कि जिस तरह से हम एक गार्डन को सजाते हैं, संवारते हैं, उसमें कोई फूल लगाते हैं, ठीक है, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं या सब कुछ करते हैं। पेरेंटिंग, ऑफ कोर्स, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और उनको आप किस तरह से ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि आप एक गार्डनर की तरह हैं। आपको ये समझना होगा कि आप गार्डनर होने के साथ साथ उन बच्चों की ग्रोथ में एक विटनेस है, एक सपोर्ट सिस्टम है। अक्सर क्या होता है, और ये सही बात है, जब वो पेरेंट्स, जब वो कपल कुछ स्पिरिचुअल वर्च्यूज अपने अंदर इम्बाइब करेंगे तो उन्हें भी ये समझ में आएगा। हम सभी अपने बच्चों से अटैच होते हैं, बट जब ये अटैचमेंट एक लिमिट पार कर जाता है तो बहुत सारे दुख लेकर के आता है, बहुत सारी तकलीफ़ें लेकर के आता है, और तमाम तरह के आप जानते हैं कि व्याधियाँ, मानसिक व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं जो बच्चे पर भी जाती हैं। अगर आप सिंस वेरी बिगनिंग उस बच्चे के साथ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहें, एक गार्डनर की तरह रहें, उसको फलते फूलते उगने में जो ज़रूरत
तत्व हैं, सहायक तत्व हैं, उनको प्रदान करते हुए एक पूरा गार्डन का माहौल अच्छा बना करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो फ्लावर बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करेगा, सुगंध देगा और लोगों के लिए भी कहना चाहिए कि जिसे कहते हैं ना कम्युनिटी जो एक वेलफेयर है उसके लायक बनेगा वो एक फूल की तरह, एक फल की तरह। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें और ये होगा तभी जब पेरेंट्स भी अपने ऊपर काम करें। पेरेंट्स को अपने प्यार पे कुछ काबू करना पड़ता है क्योंकि बच्चा जो है वो अपना सा लगता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं बच्चे के लिए और बच्चे के साथ, मतलब हम अपना तरीका चला सकते हैं जी। और उसी में जब हमारी मोह माया बच्चे के लिए ज्यादा बढ़ जाती है तो वो दुख लेकर आती है। बिल्कुल। टू मच अटैचमेंट कम्स विद यू नो सम काइंड ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस। जी। क्योंकि मतलब बच्चे हमसे तो हैं लेकिन हमारे नहीं हैं। तो इस सोच को आप अपने अंदाज में कुछ आगे बढ़ाइए। हाँ ठीक है, आपने बहुत सही बात को पकड़ लिया जो मैं कहना चाहता था। ये बात सर्वदा और अब सभी लोग जानते हैं जो भी स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा बहुत वाकिफ है कि अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ सॉरो, द कॉज ऑफ योर सैडनेस। वहीं से ही सारी कहानी शुरू होती है। अब हम नॉन अटैच रह नहीं सकते, हमारे बच्चे, हमारा खून, हमारा डीएनए, हमारा उत्तराधिकारी, हमारा चांद, हमारा सूरज, और इस तरह से हम बोलते भी हैं, ठीक है, इट्स ऑल ओके। कभी मत भूलो कि ये दुनिया, ये घर या जहां भी आप रह रहे हो, ये एक बड़ा स्कूल है, एकेडमी है। आप मुझे एक बात बताएं, आप तो बच्चों के बीच रहते हैं, कैन यू से फ्रैंकली स्पीकिंग दैट यू आर मदर ऑफ ओनली 2 daughters? No, not at all. You cannot say now. नहीं सर, मेरे hundreds of बच्चे हैं, मुझे रोजाना देखना है। I have heard, I have seen you saying this. क्यों? और उनसे उतना अटैचमेंट भी नहीं होगा। जहां अनुशासन की जरूरत होगी आप उन्हें अनुशासन देंगी, जहां प्यार की जरूरत होगी आप उन्हें प्यार देंगी। हम डिफरेंट एकेडमीज में रहे हैं, आश्रम में रहे हैं, वहाँ कहते हैं कि हर विद्यार्थी, हर बच्चा उस एकेडमी में या कहीं भी वो बिल्कुल अपना है। वहाँ पेरेंट्स तो होते नहीं हैं, वहाँ तो कोचेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, पर उनके लिए वो विद्यार्थी एक बच्चे की तरह ही होते हैं। बस कमी होती है अटैचमेंट की। अटैचमेंट एक लिमिट में रहे, एक काबू में, जिसे आपने कहा काबू, वो बहुत ज़रूरी है। अनुशासन बहुत ज़रूरी है और ये अनुशासन घर से और पेरेंट्स से ही शुरू हो जाना चाहिए। यू शुड नॉट वेट, द पेरेंट्स आई मीन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दे शुड नॉट वेट कि बच्चा जाएगा स्कूल तो सीख लेगा, या बच्चा वहां जाकर के कुछ जो सीखेगा तो उससे ही काम चल जाएगा। आप घर से ही शुरू करिए। पहला स्कूल तो घर है, पहले टीचर्स तो पेरेंट्स हैं, ये तो हम जानते भी हैं। तो अगर हम उस अटैचमेंट पर थोड़ा सा काबू रखें और उनको, हमने कहा ना अभी से पहले, मैंने यही कहा, एक सपोर्ट सिस्टम दें। हम सपोर्ट हैं, हमारे ऊपर हमने खुद ये एक जिम्मेदारी ली है और अपने कर्मों से, अपने प्रारब्ध कर्मों से हमने एक सोल को अपने घर में बुलाया है। तो इसलिए बुलाया है कि ताकि हम उसके फलने फूलने में योगदान दे सकें, ना कि उसको पकड़ के बैठे रहें। तो ये समझने की बात तो अच्छी हो गई, गहरी हो गई। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ आते हैं। मतलब ऐसे कैसे होगा कि हम प्यार करते हुए भी अपने आप को डिटैच्ड रखें? जी, कुछ जी 2 या 3 सरल से टूल्स हमारे साथ शेयर कीजिए इसके लिए। देखिए, जहाँ तक टूल्स की बात है, ऑफ कोर्स अगर जो पेरेंट्स हैं, जो ऐसे कपल हैं, वो थोड़ी सी कहना चाहिए कि योगिक फिलॉसफी या एक योगिक डिसिप्लिन वो अगर अपने साथ रखते हैं तो नेचुरली उनके अंदर ऐसे भाव आने लगते हैं। ज्ञान योग अपने आप में बड़ा अच्छा विषय है और अगर वो भी उस तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस वो करते हैं, चाहे प्राणायाम है, चाहे योग है, चाहे सत्संग है, या कहना चाहिए कि अगर उनका कोई मेंटोर है, गुरु है, उसके पास वो आते जाते हैं, या घर का माहौल कुछ ऐसा है और वो खुद भी
अगर पसंद करते हैं कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल बुक्स या अदर लिटरेचर उनके पास है, उससे वो अपने आप को एक तारतम्य में बांधे रहते हैं, तो स्वतः ही उनके अंदर एक गुण उत्पन्न होगा, एक विश्वास उत्पन्न होगा, एक कल्चर उनके अंदर बनेगा और वो धीरे धीरे इस अटैचमेंट पर काबू पाएंगे। और कैसे बच्चे को एक नॉन अटैच वे में वो उसे पालें पोसें, उसे आगे बढ़ने में सहायता दें, ये होगा, ऑफ कोर्स होगा। देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स, तो मैं सारी यहाँ वो एक साथ बताया करके नहीं दिखा सकता, बट दीज आर द वेज एक्चुअली। They can go to the ज्ञान योग side, they can go to the other yogic discipline side, they can refer some good books, और इस तरह की चीज़ों से उनके अंदर ये गुण उत्पन्न होंगे। सर बहुत सुंदर कहा आपने कि स्पिरिचुअलिटी जो है एक विश्वास है जी, स्पिरिचुअलिटी एक कल्चर है जी, और जो प्रैक्टिसेस आपने बताई इसके बारे में हमने सुना हुआ है, लेकिन वाकई में इसे करने से एक स्पिरिचुअल एहसास अंदर से आता है। मतलब कि अगर आप बच्चे के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग द करियर, हमें लगता है कि करियर बच्चे का बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है और हम स्टेप बाय स्टेप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा क्लास में फर्स्ट आए, कॉलेज एडमिशन में सबसे अच्छी जगह उसकी हम एडमिशन करवाएं और ना जाने क्या क्या जी। लेकिन एक स्पिरिचुअल एहसास हमें कभी कभी ये रास्ता दिखाता है कि हम फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड बच्चे के करियर या भविष्य को नहीं जान सकते। तो इस तरह की समझ हम पेरेंट्स को कैसे दिला सकते हैं? बड़ी खूबसूरत बात कही और बड़ी गंभीर बात है, लेकिन उतनी सरल भी है। आपने देखा होगा जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ज़्यादातर पेरेंट्स को मैंने ऐसे करते हुए देखा है, ज़्यादातर पेरेंट्स को ऐसा करते हुए भी देखा है कि जब वो स्कूल गोइंग नहीं है, अभी घर में ही है, तो अच्छा बेटा बताओ ये क्या है, ये नोज़ी है, ओके, ये क्या है, ये ईयर है, ये क्या है, ये माउथ है। कभी हमने ऐसा किया, अच्छा बताओ बेटा ये कौन है जो बोल रहा है, कौन बता रहा है, हु आर यू, क्या आप जानते हो? क्योंकि हमें ही नहीं पता, तो हम बच्चे को हल्का सा भी एक इशारा कैसे दे पाएंगे, और बच्चा समझ भी नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ इस बात से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको जरा हर पेरेंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए कि आपने कहा कि हम बच्चे का जो करियर है, बच्चे का जो कर्मा है, या बच्चे की जो डेस्टिनी है, डेफिनेटली वो पेरेंट्स के हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो बच्चा भी अपना प्रारब्ध लेकर के आया है, वो बच्चा अपना कर्म लेकर के आया है, वो बच्चा अपने हो सकता है कुछ अर्नेड स्किल्स, कुछ अर्नेड पोटेंशियल्स लेके आया हो। आपको तो सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनना है। आपको ये बात मुझे समझ में नहीं आती, और मैं जिनके साथ बैठ करके अभी बात कर रहा हूँ, तो पता नहीं ये पैराडॉक्सिकल ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं तो कर रहा हूँ। हमें बच्चे को ये नहीं करना या ये नहीं थोपना या ये फोर्स नहीं करना कि तुम्हें ये बनना है या इतने मार्क्स लाने हैं या हमेशा फर्स्ट ही आना है। नो नो नो, वक्त आ गया है कि इस बात के लिए जागिए आप। हमें ये देखना है कि इस बच्चे की कोर वैल्यूज क्या हैं, इसके डीपर इंटरेस्ट क्या हैं, इसकी नेचुरल पोटेंशियल्स क्या हैं, इसकी ताकतें क्या हैं, इसकी एनर्जी किस तरफ जाना चाहती है, ये बच्चा किस तरह से खिलने के लिए आतुर हो रहा है, ये जानना ज्यादा जरूरी है बंदा जी। और जब हम ये जानते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू इट। हर किसी को एक खास लेवल पे एक एजुकेशन लेनी होती है और अच्छी तरह से लेनी होती है। कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को हमें सीखना ही होता है, उनसे हम वंचित नहीं रह सकते, वो तो हमें करना ही करना है। लेकिन उसके लिए हम बच्चे को एक मशीन ना समझें, अपना एक इक्विपमेंट ना समझें, यही समझें कि हम इसके गार्डनर हैं, वो अपनी तरह ही खिलेगा, हम उसके खिलने में उसकी मदद करें। वो एक जगह खड़ा हो जाए और वहीं से खिले, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी यात्रा है, उस यात्रा में आप को ट्रैवलर हैं भाई, और को ट्रैवलर का क्या काम होता है आप भी जानते हैं।
वेरी नाइस, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब मैं थोड़ा सा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ जाऊंगी। ये एजुकेशनिस्ट हूँ। Okay. एजुकेशन में जो भी चेंज हो रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को उनसे आगाह कराना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल हमारे एजुकेशन में वर्ल्ड ओवर, न केवल इंडिया में, ये चेंज आया है कि नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है स्किल्स। अब स्किल्स एक आए, फाउंडेशन लिटरेसी, एक न्यूमरेसी, और तीसरी चीज़ है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी। ओके, ये तीन चीज़ों पर फोकस है। तो मुझे ये क्यों लग रहा है कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी बच्चे की तभी उभर कर आएगी अगर बच्चा अपनी यूनिकनेस को समझेगा, और उसी तरफ आप भी एंड कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा एक्सपैंड करके जिक्र कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी बच्चों को क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी को ग्रो करने में कैसे मदद करेगी, और किस उम्र से ये शुरू किया जा सकता है। देखिए वंदना जी, आपने जो बात कही है, आपने कहा क्रिटिकल एबिलिटी है और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग और व्हाटएवर, या यूनिकनेस, आपने एक बात कही। ये यूनिकनेस क्या है? शी इज टॉकिंग अबाउट द सोल एंड सोल्स नेचर। हर सोल, हर बीइंग अपने आप में यूनिक है। इवन ट्विंस आर नॉट द सेम। उनकी शक्लें मिलती हैं, उनकी आवाज भी मिल सकती है, उनके और बहुत सारी पहलू भी हो सकता है वो मैच करते हों। इवन देन दे थिंक वेरी इन अ वेरी रिवर्स मैनर। उनकी भावनाएं अलग हो सकती हैं, उनके स्किल्स अलग हो सकते हैं, उनकी डेस्टिनीज अलग होती हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। जिस आप क्रिएटिव एबिलिटी और इसकी बात कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी की ही तो बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जो स्पिरिट के करीब है, या स्पिरिट से या सोल से पैदा है। आप स्पिरिचुअलिटी का पहले मतलब समझिए। द स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट इटसेल्फ, एंड हियर स्पिरिट क्या मतलब है? स्पिरिट का सोल, योर बीइंग, योर वेरी कॉन्शियसनेस, योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यही तो है। तो उस स्पिरिट को, उस स्पिरिट के अपने कुछ खास गुण हो सकते हैं, उसकी कुछ खास क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, उसकी कुछ अपनी एबिलिटीज हो सकती हैं, डिफरेंट एबिलिटीज हो सकती हैं। उनको निखारना, उनको निखारने में मदद करना, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने जो सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज कि ये कब और कैसे शुरू कर देना चाहिए, तो जिस तरह से मैंने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है एजुकेशन का। भाई थोड़ा सा मैथ भी पढ़ना जरूरी है, आना चाहिए, थोड़ी सी हिंदी पढ़नी जरूरी है, इंग्लिश साइंस पढ़ना जरूरी है, या और कुछ लॉजिकल एबिलिटीज़ हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जब एक बच्चा कहना चाहिए कि 7 या 8 साल का हो गया और उसकी पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, उसके बाद वो थोड़ी सी रिट्रोगेट करने लगती है, ऐसा हम योग में भी मानते हैं। और उसके अंदर कुछ दुनियावी प्रभाव तब ज़्यादा होने लगते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है, और ज़्यादातर लोगों का भी ऐसा मानना है, कि जब बच्चा 4-5 साल तक का होता है तो उसका बहुत सारा ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। मतलब सेरेबेलम भी काफ़ी डेवलप होता हो, पूरा ही बन जाता है, और सेरेब्रम भी काफ़ी डेवलप हो चुका होता है। मगर फिर भी आज भी अगर हम देखें बच्चों को शुरुआती दौर में, और अब तो बड़े अच्छे तरीके आ गए हैं, हमारे ज़माने में तो इतना नहीं होता था कि जो ये किंडरगार्टन होते हैं या नर्सरीज़ होते हैं या और तरह से होते हैं, या प्ले वे होता है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाना होता है। अरे ये बहुत पुराना है, आश्रम परंपराओं में ये होता था, वो हम भुला गए हैं। तो उसको आप लोग दूसरे तरीके से ला रहे हैं। डेफिनेटली प्ले वे तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बट आफ्टर द एज ऑफ 7 और 8, जैसा मैंने कहा, वो एक बड़ा ही क्रिटिकल डिमार्केशन पॉइंट है। वहाँ से हमें ज़रूर एक ख़ास तरह से बच्चों को सुशिक्षित करना आरंभ कर देना चाहिए। वो एज
काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि और दूसरे केमिकल्स और हार्मोन्स भी बच्चे में बदलने लगते हैं। द चाइल्ड व्हेन इट कम्स टू 12 और 13 ईयर्स ऑफ एज, तो उसमें और बदलाव भी आने शुरू हो जाते हैं। बट 7 और 8 ईयर्स एक ऐसा जंक्चर है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ से हमें और कॉशियस होकर के बच्चे को उसकी एबिलिटीज़ डेवलप करने में, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में, उसके स्किल्स को निखारने में, उस पर एक क्लोज ऑब्जर्वेंस रखी जाए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वेरी नाइस, क्योंकि रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है कि 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। जी, तो जो आपने उस समय बच्चे कुछ अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं। सो ये 7 से 8 साल का टाइम सही है बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल, ले जाने के लिए। यस। तो कोई एक प्रैक्टिस बताइए, एक या 2 प्रैक्टिसेस बताइए जो आई एम श्योर बच्चों को देखकर ही हमें देनी होगी। कुछ ऐसा आप बता सकते हैं जिससे शुरुआत की जा सके? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, और आपके साथ तो हमने ऐसा किया भी है, आपके स्कूल्स में भी किया हुआ है। जी। कि देखिए, होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो, अब आप कहोगे कि फिर से ये स्पिरिचुअलिटी की बात आई। हम अब स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, सीकर। वो बच्चों से ज़्यादा सीकर कौन होगा? ये क्या है, वो क्या है, ये मून वहाँ पे क्यों है, ये क्लाउड कैसे आ गया, है ना? या इतने क्वेश्चन पूछते हैं, इतनी उनकी क्वेरीज रहती हैं कि कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं, है ना? लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो सोल आई है, जो जानना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, जो इतने सारे प्रश्न कर रही है, इतनी सारी जिज्ञासाएं दिखा रही है, उसको सबसे पहले उसकी बॉडी से परिचित कराइए। और बॉडी में द सेकंड कम्स, क्या आता है? ब्रेथ। तो वो समय है जो 7 या 8 साल के बाद, हम तो देखो आपको बताते भी हैं वंदना जी, आप जानते भी हैं कि जैसे क्रिया कुंडलिनी योग हम कराते हैं, ये हमारा आधार है मेन श्री योगस्थ विद्या से। तो हम ये कहते हैं कि भाई 12 साल के बाद कोई भी बच्चा क्रिया योग में इनिशिएट कर सकता है, किसी को भी क्रिया कुंडलिनी की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। लेकिन ये 7-8 साल का जब बच्चा हो गया तो आप उसे सूर्य नमस्कार यहाँ से प्रारंभ कराइए। बताइए कि सूर्य क्या है। अब साइंटिफिकली तो आप बताते हैं, आप टीचर्स बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके अंदर जो आत्मा है उसे भी हम सूर्य कहते हैं। और जब वो सूर्य नमस्कार करते हैं तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, खास करके मैं टीचर्स से और पेरेंट्स से, उन दोनों से ये गुजारिश करूँगा कि वो सूर्य की उन किरणों को जो वो आत्मसात करते हैं बच्चे नमस्कार करते हुए, अपने अंदर जब उसको लेते हैं, इम्बाइब करते हैं, तो एक डिफरेंट प्राण ऊर्जा उनमें आती है। तो सूर्य नमस्कार वो करें। ब्रीदिंग की कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे बहुत पॉपुलर हैं, आप भी जानते हैं कि अनुलोम विलोम, इस तरह का उनको अभ्यास कराना वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और बीच बीच में उनको हाइपर वेंटिलेशन की प्रैक्टिस या धीरे धीरे डीपर वेंटिलेशन की प्रैक्टिस, यानी कि धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना और ये करना, यहाँ से ब्रेथ के साथ उनका परिचय होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट देयर माइंड, देयर इमोशंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। अगेन सर, आपने बड़ी आसान सी सरल सी बातें कही कि क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कीजिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए, उनको बॉडी अवेयरनेस दीजिए, और उनको ब्रेथ अवेयरनेस और ब्रेथ की प्रैक्टिसेस हमें करानी है। बहुत सही आपने कहा, मैं बिल्कुल री एम्फेसाइज करूंगा, ब्रेथ की अवेयरनेस, बॉडी की अवेयरनेस। तो बॉडी के बारे में यूँ हम बताते हैं कि भाई ये कान है, ये नर्वस सिस्टम है, ऐसे इतना ही नहीं। एक बॉडी आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एक बॉडी आपके लिए एक कहना चाहिए कि एक आपके हाथ में यंत्र है, और इस यंत्र को बहुत अच्छी तरह से बजाना है ताकि सारी उम्र इसे बजा करके इसका उपयोग कर सकें। उस भाषा में भी बॉडी से अवेयरनेस कराइए, ब्रेथ से अवेयरनेस कराइए कि ये ब्रेथ ऐसे ही ऑटोमेटिकली लेने की चीज़ नहीं है, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं और उस चेंज से आपके अंदर भी चेंज आएगा। तो इस तरह की बातें उस उम्र के उस मुकाम पर हमें बच्चों के साथ प्रारंभ कर देनी चाहिए। हाँ, ब्रेथ से बच्चों को अपनी इमोशनल स्टेट पे भी कंट्रोल होता है। बिल्कुल होता है। दैट इज नो डाउट अबाउट दैट।
तो अब हम थोड़ा सी बड़ी उम्र की तरफ चलते हैं। 7 से 8 साल हो गए जी। और आजकल तो 8 9 10 साल में तो प्री एडोलेसेंट शुरू हो जाती है। उसके बाद आती है ये उम्र 11 साल से लेके 14 साल। ये उम्र जो है आजकल इसने तहलका मचाया हुआ है। तो इस समय कुछ, क्योंकि बच्चों को इतना एक्सपोजर है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, इतना एक्सपोजर है, एंड ना बोलना तो उन्हें आता ही नहीं। अगर उन्हें कुछ भी चीज़ करने में मज़ा आ रहा है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते। तो हम कहाँ तक बच्चों को ब्लेम करेंगे। लेकिन इस उम्र के बच्चों को मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ रहा है, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोजन, uncontrollable exposure to everything that is adult, या इतनी नॉलेज जिनका उनको पता ही नहीं करना क्या है। तो इस समय स्पिरिचुअलिटी किस रूप में हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम उसमें इंटरेस्ट उनका क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दैट आई बिलीव कैन एक्चुअली सब्लाइम देयर एनर्जी। या बिल्कुल, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही, और ख़ुद मैं आए दिन जब ये सुनता हूँ या मेरे सामने इस तरह की बातें आती हैं, और जिस तरह से आज के बच्चों का, आज की जनरेशन का एक्सपोज़र है मीडिया से और टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट से और सब से, और उसमें कई बार और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा वो एक्सपोज़र उन चीज़ों से भी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या हम नेगेटिवली भी प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं, हम ये मानते हैं। तो यहाँ फिर से मैं वही कहूँगा कि हम आज अगर इस बात को जान लें, पेरेंट्स इस बात को जान लें, और फिर उसके बाद टीचर्स इस बात को जान लें कि हाँ भाई ये युग है, ये आईटी युग है, ये एक्सपोज़र का युग है, पहले तो ये मान लो। आप लाख बच्चे को बचा के चलोगे तो भी कहीं ना कहीं से वो एक्सपोज होगा ही। तो इस उम्र के बच्चों के साथ जो ख़ास ध्यान रखने की बात है वो ये है, विद द पेरेंट्स एंड समटाइम्स टीचर्स ऑल्सो, उनको एक बड़ा ही फ्रेंडली, एक फ्रेंड की तरह और एक फ्रेंडली बिहेवियर उनके साथ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रेंडली बिहेवियर है तो आप किसी भी तरह का कंट्रोल बिल्कुल ही खो दें, या कोई किसी तरह का डिसिप्लिन ना मेंटेन रख पाएँ, ये मतलब नहीं है मेरा। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि उनको उस दशा में, उस दृष्टि से समझने की ज़रूरत है कि वो इस युग में किस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं और किन चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं और किन चीज़ों से अपने आप को फेमिलियर कर रहे हैं, या वगैरह वगैरह। यहाँ ये कर सकते हैं, जैसा कि शुरू में भी मैंने कहा था, कि अगर एक डिसिप्लिन, अगर एक माहौल, अगर एक कल्चर ऑलरेडी आपके घर में है, अगर आप स्कूल्स में जैसे कि हम प्रेयर रूम बनाते हैं या प्रेयर हॉल हमारा होता है, अगर हम, और आज तो है भी ऐसा कि योग को स्कूल्स और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये वो समय है या ये वो बातें हैं कि उनको धीरे धीरे योग की थोड़ी और गहराइयों में ले जाया जा सकता है। नंबर 1, उनको थोड़ा बहुत मेडिटेशन की झलकियां दी जा सकती हैं, उनको थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान देना भी आवश्यक है इस जगह पर। इस बात का विशेष ख्याल रखें। और अगर ऐसा करते हुए अगर किसी तरह का, मान लीजिए वो बच्चा फिर भी क्योंकि दुनिया इसी तरह की है आज, वो काफ़ी मोबाइल एडिक्ट है या फेसबुक एडिक्ट है या लैपटॉप एडिक्ट है या कुछ भी है, अगर उसको बीच बीच में ये कहा जाए या बीच बीच में उसमें ये अनुशासन डाला जाए कि बेटे तुम ये प्राणायाम भी करो, या सुबह उठ करके ये मंत्र भी कर सकते हो, या आपको थोड़ी देर सूर्य नमस्कार करना चाहिए, या फिज़िकली किसी और तरह की मुद्रा ख़ास होती हैं जो यहाँ इस शो में तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, उनमें बैठना चाहिए, या उसमें कुछ थोड़ा सा और किसी तरह का अभ्यास करना चाहिए, तो उन पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम उन्हें रोक नहीं सकते, उनका एक्सपोजर पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। कम कर सकते हैं, या उसको चैनलाइज कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, या उससे थोड़ा बहुत बच सकते हैं। सही कह रहे हैं आप,
कि बच सकते हैं और उनको उनके फ्रेंड बन के उनसे बातचीत करके कुछ प्रैक्टिसेस से उनको फेमिलियराइज करके कुछ उनको थोड़ा सा प्रेशर देके उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की कोशिश बिल्कुल। करती रहनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद आती है अगली स्टेज जहाँ पर बच्चों को ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन इस समय बच्चों को नेचुरली होता है। बिल्कुल। एंड अगेन उसके अंदर भी इनकी एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है दैट इमोशंस, एक फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन इमोशंस उनकी कुछ डिसरप्ट हो जाती हैं, इरोड हो जाती हैं। जी जी। ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन या अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को खोजते हुए इमोशनल और मानसिक स्थिति पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का क्या योगदान हो सकता है? बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये स्टेज जो होती है बहुत टर्बुलेंट होती है और इमोशनली, जैसा अभी वंदना जी आपने कहा कि फिजिकली ही नहीं, इमोशनली भी बहुत हमारे ऊपर या बच्चों के इस उम्र में बच्चों के ऊपर बड़ी हावी होती हैं और वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इतने सारे बॉडीली चेंजेस हो रहे होते हैं, केमिकल चेंजेस अंदर हो रहे होते हैं और एक पूरी रासायनिक प्रक्रिया, एक तूफान सा पूरा उनके अंदर चल रहा होता है इस उम्र में। ये इसको हम अगर सीधा सीधा कहें ना कि एक हार्मोनल स्टेज, द फर्स्ट फायरी हार्मोनल स्टेज में इसे कहूँगा तो ये कहना गलत नहीं होगा। और फायरी है तो उसे सीधा पानी डाल के हम बुझा नहीं सकते हैं और ये इससे हम सब गुजरते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। अमीर हो, गरीब हो, कोई अनजाना हो या ज्ञानी हो या ना हो, भाई ये उम्र तो सबको आती है, ये तो पड़ाव सबको आता है, ये जवान होने की जो प्रक्रिया है ये तो इससे सबको गुजरना पड़ता है और ये पूरी तरह से झंझकोर कर रख देता है। कई बार बच्चे समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है और ये वो समय है, यहाँ पर मैं थोड़ा विषय गंभीर हो जाएगा, कुंडलिनी का विषय है एक्चुअली, ये कुंडलिनी योग का विषय है कि एनर्जी एक खास स्टेज से गुजर रही होती है, कुछ चक्रों पर विशेष प्रभाव पड़ रहा होता है। तो मैं बस फिर से वही कहूँगा क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो एक सिस्टम के अनुसार ही देना चाहिए कि उन बच्चों को योग की, कुंडलिनी की कुछ प्रैक्टिसेस दी जा सकती हैं दैट विल हार्मोनाइज देयर हॉर्मोन्स, इट विल हार्मोनाइज देयर एनर्जीज और जो उनके अंदर एक फिजिकल इमोशनल टर्बुलेंस आ गई है, एक आंधी आ गई है, वो उसको आसानी से पार कर सकें। गुजरना तो होगा, गुजरना तो पड़ेगा ही, कम या ज़्यादा, लेकिन अगर वो योग के अनुशासन में रहते हैं और अगर ऐसा, जैसा देखो आप तो करते रहे हो, मैं इसलिए इन चीज़ों को जानता हूँ और भी कई स्कूल्स में मैं एज ए हेड ऑफ योग डिपार्टमेंट रहा हूँ, ये मैंने खुद जॉब भी की है स्कूल्स में। तो आप देखें कि अगर उन बच्चों को कुछ प्रैक्टिसेस हमने मेडिटेटिवली और अदरवाइजली कराई हैं तो हमने देखा है कि उन पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ा है और वो उतना ज़्यादा इससे कहना चाहिए प्रभावित नहीं हुए, नेगेटिवली प्रभावित नहीं हुए हैं। तो डेफिनेटली योग एंड स्पिरिचुअलिटी कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग, नॉट ओनली कंट्रोलिंग, हार्मोनाइजिंग एंड मेकिंग वन गो पास इट ईजिली। थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है, मेंटल स्ट्रेंथ, यस, इमोशनल स्ट्रेंथ। ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो नजर नहीं आती बच्चों को, ये आंधी की तरह आती है ना अंदर से होती है। बच्चों को का विश्वास उस पर कराना शायद इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है एडोलेसेंस में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने लगते हैं। उनको एक ये पुल की तरह होता है, इसका सपोर्ट अगर उन्हें मिल जाए तो आप सही कह रहे हैं कि ये इनकी लाइफ अच्छी चल सकती है। बिल्कुल चल सकती है। और यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, आई एम सॉरी, कि जैसे कि हम बच्चों को या किसी को भी हर चीज़ हम समझा करके या ज्ञान के लेवल पे ही हम उसे देना चाहते हैं, ये भी गलत है। जैसे कि अब क्रिया की बात करना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि बजाय इसके कि हम उनको हर चीज़ समझाएं, उनको कुछ क्रिया दे दो।
उनको कुछ करने जैसा दे दो। जैसे कि बच्चों के साथ कहते हैं ना, अच्छा ठीक है, ये हो रहा है वो हो रहा है, चल जा फुटबॉल खेल। विवेकानंद साहब का तो कहना था, फर्स्ट प्ले फुटबॉल देन मेडिटेट, वो तो ये कहते थे। तो यहाँ खेलने से मतलब है कि योग की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं भाई, कुछ ऐसी विधाएं हैं जिससे कि वो जो हार्मोन्स हैं, वो जो केमिकल्स हैं, वो जो उस उम्र के पड़ाव में एक हलचल पूरी होती है शरीर में, वो संयम में आ सके। तो ज्ञान के साथ साथ क्रिया भी आवश्यक है। संयम में आना, संयम में आना, संयम योर फेवरेट वन। संयम में आना, हार्मनी में आना, यस वही पर्पस है योग का। यस, और एजुकेशन का भी वही पर्पस है। मेरे ख्याल पेरेंटिंग का भी यही पर्पस है। आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आपने 3 चीजें बोली कि योग का भी वही पर्पस है, एजुकेशन का भी वही पर्पस है, और पेरेंटिंग का भी वही पर्पस है। ये 3 बातें बोली ना। जी, संयम की परिभाषा मैं बता दूं इन लोगों को? बताइए। त्रयमेकत्र संयमा, ये 3 मिलकर संयम पैदा करते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो चलो ऊपर की बात हो गई। अगर घर से शुरू हो पेरेंटिंग, एजुकेशन यानी आपके टीचर्स, और तीसरी चीज क्या बताई थी? जस्ट रिमाइंड मी प्लीज। पेरेंटिंग का भी, एजुकेशन का भी, और योगा का भी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी शी मीन्स। तो अगर इन तीनों का संगम हो जाए और इन बढ़ते बच्चों का सिंस बर्थ टू अडल्टहुड, और जो भी हम एडोलसेंट एज से ये गुजरते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये बच्चे एक फूल की तरह खिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर फिर मैं आपका धन्यवाद करूंगी क्योंकि हमने बातचीत में समय किस तरह से कट गया पता ही नहीं चला। जी, जी, और बहुत सारी नई बातें उभर कर आई। और पेरेंटिंग की पाठशाला में स्पिरिचुअलिटी का इस तरह का जिक्र आज हमने पहली बार किया है योगी बुद्धदेव के साथ, और कुछ नई बातें निकली हैं, कुछ नई समझ हमारी बढ़ी है। तो हमारे इस प्रोग्राम को आप देखते रहिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और औरों से भी इसको शेयर कीजिए ताकि स्पिरिचुअलिटी की ये कड़ी आगे बढ़ती जाए, चलती जाए। पेरेंटिंग पे भी इसका इन्फ्लुएंस आए और स्पिरिचुअलिटी पे भी पेरेंटिंग का कनेक्शन बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much, sir. Yogastu. Thank you.